दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। कई दिनों के लगातार संघ भाजपा और सरकार के जो सामाजिक रिश्ते हैं या कई के भविष्य के रिश्ते हैं, उन पर हमने काफ़ी लंबा आपके सामने विश्लेषण रखा। दोस्तों, चुनावी माहौल के अंदर अब हम भी अपने आप को इससे अलग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगा कि अब हमें चुनावी राज्यों के बारे में बात करनी चाहिए। तो आज हमारा जो मुख्य आकर्षण है वो उन स्टेट के चुनाव की तरफ है जहां सबकी निगाह है। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड, जहाँ पे चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है या अब तक हो जानी चाहिए थी। इस पूरे चारों स्टेट के ऊपर अगर हम देखें तो कम से कम जो 3 स्टेट हैं, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट के अंदर स्थितियां काफ़ी हद तक साफ हो रही हैं। यद्यपि झारखंड में भी अभी चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र की तरह नहीं हुई है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बदली सी हैं। हम बात 3 स्टेट की करते हैं। हरियाणा अगर कांग्रेस में दिख रही है, जम्मू और कश्मीर दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदल रही हैं। वहीं महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से अपने ट्रेंड को बरकरार रखने में शायद कामयाब हुआ है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब हम इसका डिटेल में विश्लेषण करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जाके वहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ केंद्र सरकार, उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब की निगाह इन चुनाव में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आम जनमानस की तो ही है। बहुत से फैसले ये चुनाव के परिणाम पे निर्धारित करेंगे कि फैसले किसके फेवर में होते हैं और किसके अगेंस्ट। परिस्थितियां चुनाव के परिणाम, चुनावी रिजल्ट बताएंगे। देखिए, हरियाणा में 10 साल खट्टर सरकार रही और आज अगर भाजपा हरियाणा में बुरी तरह हार रही है तो उसका कारण सिर्फ एक है, खट्टर। क्योंकि खट्टर साहब ने एज ए डिक्टेटर वहां वर्क किया। किसान आंदोलन में किसानों के साथ अगर आप खड़े नहीं हो सकते थे पार्टी के प्रतिबंध के कारण या पार्टी के ये कहिए कि उनके नियम कानून के तहत, तो कम से कम जुबान सही रख सकते थे। आज भी वो खड़े होकर कहते हैं कि जो लोग किसान आंदोलन में बैठे थे वो किसान थे ही नहीं। किसानों के मुंह पे किसानों को गाली दोगे, किसान आपकी आरती नहीं उतारेगा। दूसरा, हरियाणा में 2 तरह के वोट बैंक बहुत मजबूत हैं। एक जाट वोट बैंक, दूसरा अदर बैंक, इसमें पंजाबी और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर्स बैकवर्ड्स आते हैं। यादव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वहाँ पे भी है। अब होता क्या था कि अभी तक जाट वोट बैंक डिवाइड होता था तो भाजपा को उसका फायदा हो जाता था, लेकिन इस बार जाट वोट बैंक लगभग 90% डिसाइडेड है और पूरी तरह से वो कांग्रेस के खेमे में जा रहा है। वहां पे एक चीज कही जाती है कि जिस सरकार के साथ या जिस पार्टी के साथ किसान, पहलवान, नौजवान होता है, सरकार उसी की बनती है। किसान इस बार त्रस्त होकर के कांग्रेस के साथ ही है। पहलवान विनेश फोगाट का जो हर्ष हुआ है, उनके तमाम साथियों को जो हर्ष हुआ है, जो केंद्र की मोदी सरकार के कारण हुआ है, ब्रजभूषण के बैकग्राउंड में हुआ है, वो सब जानते हो। हरियाणा में इस बार का बहुत रोष है। नौजवान, सबसे ज़्यादा इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद आर्मी एयरफोर्स के अंदर यहाँ के बच्चे जाते हैं, लेकिन अग्निवीर ने यहाँ के लोगों के दिल को खोखला कर दिया है, भविष्य को अधर्म कर दिया है।
बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, खासतौर से हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। काम नहीं है, भविष्य भी नहीं है। ऐसे में सरकार के साथ ही कैसे खड़े हो सकते हैं? भले ही कुछ बाबाओं को जेल से छोड़ दिया जाए, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय इंजीनियर की तरह, और चुनाव के बाद अंदर कर दिया जाए, ये जनता हरियाणा की हो या जम्मू एंड कश्मीर की हो, इसको बहुत समझती है। यदि भी जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे एक फैक्टर अलग है, एंटी गवर्नमेंट फैक्टर अलग है, तो ये इस तरह के लोग कोई बहुत ही सकारात्मक संदेश नहीं देते हैं, लेकिन सबकी अपनी राजनीति है, और कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे ही लोग कल भाजपा के साथ चले जाएं। तो मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है कि हरियाणा में जो मेजर वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बैकवर्ड और खास तौर से जो SC/ST का वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उसमें कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन लोटस को भूलना नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस 45 और 50 के आसपास टिकती तो गेम पलट सकता था, क्योंकि जितनी छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हुई हैं, ये सारी पार्टियों को खड़ा किया गया है। रैली में भीड़ भी बढ़ाई गई है। जिनके पास खुद खाने को नहीं था, उनके घर भी खाना दिखाया गया कि इनके पास बहुत खाना है। आप मेरे कहने का मतलब समझ जाइए। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ये इनका आज ताकत बहुत ज़्यादा है, और कल ये ताकत दिखा करके वो अपने खेमे में लेके आए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस समय से पहले सचेत थी इस बार, इसीलिए अंतिम 4 दिन पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी ने हरियाणा को दे दिया। और पदयात्रा में जो हुजूम इकट्ठा हो रहा है, उनकी वैसे ही पहले पदयात्रा हुई है, बहुत सफल रही है, चाहे जम्मू कश्मीर रही हो, चाहे हरियाणा में रही, पूरे देश में रही है। और जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता था, अभी आपको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो अंतिम 4 दिन देना, उसका रीज़न ये है कि कांग्रेस अब अपने आंकड़े को 60 से 70 पहुंचाना चाहती है, जहां ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें सपने में भी ना आए। कांग्रेस के साथ एक विवाद जुड़ा था, शैलजा एंड हुड्डा। राहुल गांधी ने बहुत ही चौतराई से इस पूरे मसले को हल करा दिया, हाथ मिला दिया। अब लोग कहते हैं दिल मिले क्या? सवाल इस बात का है कि जो ये कह रहे हैं कि दिल मिले कि नहीं मिले, उनसे पूछिए कि जो लोग उनके बिल में चले गए उनका क्या। ऐसे में घूम फिर करके ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का काफ़ी हद तक विवाद खत्म हो चुका है। शैलजा को पता है कि ज़्यादातर जो टिकट दिए गए हैं वो हुड्डा कैंप को दिए गए हैं। आपको मंत्रिपरिषद में और आपके लोगों को जगह मिल सकती है, हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको बना दिया जाए, लेकिन विवाद काफ़ी हद तक खत्म हो चुका, और यही कांग्रेस को बहुत आगे लेके जा रहा है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो हरियाणा में तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर सियासत, जैसा कहा जा रहा था कि 4-0 का संदेश है भाजपा के लिए, जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां भी बदल रही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिसमें राष्ट्रीय इंजीनियर की बात कर रहा था, उसको जेल से छोड़ा गया था, कल वो वापस चला जाएगा। चुनाव खत्म, बात खत्म। जैसे बाबा को हरियाणा में छोड़ा गया है, जो कांग्रेस का विरोध कर रही है, पॉलिटिकल बाबा है, जेल में रहता है, जब चुनाव आता है तो उसकी बेल हो जाती है। ऐसे ही पार्लियामेंट इलेक्शन पहले हुआ था। तो सवाल इस बात का है कि इस बाबा का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है। तो इस बाबा का भविष्य तो अधर में है ही, लेकिन ये आकर के वोट बैंक बढ़ा देगा, ये सोच भाजपा की हो सकती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की स्थितियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समझौते के बाद काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सरकार यहाँ बना सकते हैं, लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर को जानने वाले ये जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग है। जम्मू को भाजपा का गढ़ माना जाता था, और वहीं कश्मीर को, चाहे वो PDP हो
चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, इन अदर्स का गढ़ माना जाता था। लेकिन जो परसीमन हुआ उससे स्थितियां थोड़ी पलटी। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा हुई है, जिसका एंड जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, राहुल गांधी का वर्चस्व वहां इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन कांग्रेस से एक चूक हो गई। वो चूक शायद चुनाव में भारी पड़ेगी। कांग्रेस का माहौल, इंडिपेंडेंट कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती अकेले तो शायद जम्मू एंड कश्मीर में उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता। लेकिन कांग्रेस यहां गलती हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ कांग्रेस गई है, वो थाली का वो बैगन है कि खाना आपके साथ भले ही खा ले, लेकिन कल उसके बाद किसके साथ रहेगा इसका पता नहीं है। दोस्तों, हो सकता है कि चुनाव के बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ कांग्रेस ने समझौता किया है, नरेंद्र मोदी के साथ जाके खड़ा हो जाए। ऐसी संभावनाएं हैं। अब इन हालातों में आप समझिए कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को देखिए तो ये दोनों 40 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ये 40, 42, 38। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक जो सर्वे बता रहा है वो 20-25 के आसपास बता रहा है। लेकिन आपको शायद एक बात नहीं पता है कि बीजेपी जितनी भी सीट ला रही है उसमें +5 रिजर्व मांगनी चाहिए, क्योंकि जो एलजी का 5 लोगों को अपॉइंट करने वाला मैटर है, उसमें वो जो भी लोग अपॉइंट होंगे वो 5 जो सदस्य होंगे, इसमें 2 क्या नाम है वो रिफ्यूज के एक रिफ्यूजी के होते हैं, 2 कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं और 2 जो है वो महिलाएं होती हैं। ये सारे जो 5 मेंबर होते हैं वही एलजी अपॉइंट करेंगे जो भाजपा को वोट देंगे। यानी 5 वो एडवांस में चल रही है। और अगर गलती से भी भाजपा ने वहां 30 के आसपास पहुंच गई तो याद रखिएगा, भाजपा अदर्स को लेकर के सारे जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकती है। ये परिस्थितियां बदल रही हैं। जब राम माधव को भेजा गया जम्मू कश्मीर तो ये सोचा गया था शायद पीडीपी के साथ पुरानी सरकार बन चुकी है, राम माधव ही निशाने पे थे। लेकिन दोस्तों, चुनाव के बाद आपको एक आश्चर्य होगा। देखिए, जो साउथ कश्मीर है वहां पे पीडीपी का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। जम्मू में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और चूंकि कांग्रेस इस बार वहां थोड़ी मजबूत दिख रही है, रीजन बहुत साफ है, परसीमन प्लस राहुल गांधी की पदयात्रा, ये दोनों मिलाकर के अगर देखिए तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शायद चुनाव के बाद एक साथ ना हो, क्योंकि जो पूर्ण राज्य के दर्जा की बात चल रही है, इसका गेम फारूक अब्दुल्ला खेल सकते हैं। और फारूक की जुबान लड़खड़ाती है जब वो कहते हैं कि बगैर दिल्ली के जम्मू कश्मीर की सत्ता नहीं चल सकती। अब दिल्ली में राहुल गांधी तो बैठ नहीं जाएंगे, जाओ सरकार चलाओ। इशारा बहुत साफ है। मोदी जी को किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में सरकार दिखानी है कि भाजपा की है, खुद बन नहीं सकती, इसलिए कहीं ना कहीं घूम फिर करके इसकी टोपी उसके सर सरकार इन किन प्रकार में बननी चाहिए। कांग्रेस कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव के बाद पीडीपी कांग्रेस के साथ आ जाए, लेकिन पीडीपी भाजपा के साथ नहीं जाएगी, ये बात तय है। लेकिन जो राशिद इंजीनियर हैं, इनके भी लोग कम से कम 3 से 4 सीट निकाल सकते हैं। 2 सीट तो इनकी पक्की दिख रही है। गुलामी आज़ाद के अदर जो चाहते हैं, जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, उनकी भूमिका यहाँ पे काफ़ी अहम हो सकती है। उनकी संख्या भी 4 से 5 हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चुनाव है, जो चुनाव का परिणाम है, आज कहीं भी स्पष्ट बहुमत नहीं नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये ट्रेंड नया आया है। और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात आती है तो आशंका ही नहीं, उम्मीद की जा रही है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। और अगर भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई तो यकीन मानिएगा वो दूसरों को मौका नहीं देगी। अमित शाह इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है, और ये गेम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर को आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बनाई जा रही है।
परिस्थितियां किसी वक्त बदल सकती हैं। ऐसे में ये कहना कि जम्मू कश्मीर का परिणाम बहुत साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का चुनाव फंस चुका है। कहां जाएगा, किधर जाएगा, यह भी किसी को नहीं पता। अब देखिए, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की परिस्थिति लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा बदली नहीं है, लेकिन हां, चुनाव की घोषणा होते ही भगदड़ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भाजपा में गए हैं अपने परिवार के साथ, परिवार तो वापस आ गया कांग्रेस में, चौहान साहब को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि फर्नांडिस की राजनीति ऐसे ही है। फर्नांडिस की जो राजनीति है, पार्टी को तोड़ने के बाद उसको महत्व नहीं देते। जैसे अजीत दादा पवार घूम फिर के घूम रहे हैं, हमें भी साथ रखो, हमें भी साथ रखो, रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो जानती है भाजपा की ये बोझ हो गए हमारे लिए। और अजीत दादा पवार सीधे कैसे कह दे कि हम दोबारा वापस में जाना चाहते हैं, दोबारा एनसीपी को मर्ज करना चाहते हैं, दोबारा एनसीपी को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रमोद महाजन का परिवार, मुंडे जी का परिवार, ये परिवार महाराष्ट्र में एक अहम रोल प्ले करता था भाजपा के लिए। महाजन के परिवार के साथ भी वही हो रहा है जो मुंडे जी के परिवार के साथ हो रहा है। ऐसे सूत्र बताते हैं कि पंकजा मुंडे से काफी हद तक कांग्रेस की बात हो चुकी है और चुनाव की घोषणा के बाद हो सकता है पंकजा मुंडे, जो लगातार हाशिए पर है भाजपा के अंदर, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले। ये बहुत बड़ा हेरफेर होगा। उसके बाद महाविकास आघाड़ी इसमें काफी मजबूत स्थिति में है, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके अंदर सीटों का सेटलमेंट लगभग फाइनल हो चुका है। लगभग 100 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 100 सीट जो उद्धव ठाकरे लड़ेंगे, और लगभग 80 सीट के आसपास हो, 4-5 सीट किसी अपने दूसरों की छोड़ दी जाएगी। भाजपा के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अजीत दादा पवार भी सीट ज़्यादा चाहते हैं। शिंदे इस टाइम मोदी जी की सबसे फेवरेट हैं, एक तरह से भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। भाजपा पहले से बहुत कमजोर हुई है या कहीं आधी हुई है। जो गलती आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने की है, वही गलती भाजपा पहले कर चुकी है। दोस्तों, हम यहाँ फिर बताना चाहते हैं, अगर ये शिवसेना की तोड़फोड़ नहीं हुई होती और भाजपा शांति से चुनी हुई सरकार को मौका देती, तो आप यकीन मानिएगा आज भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के महाराष्ट्र के अंदर सरकार में बैठती, लेकिन उसकी जल्दबाजी उसको भारी पड़ गई। आज भाजपा की इमेज मराठी मानुष के बीच में खराब हो चुकी है कि इन के इन प्रकार इसको सत्ता चाहिए, और मराठी मानुष जो है बहुत शांत स्वभाव का है, सरल स्वभाव का है, उसको ये तोड़फोड़ जोड़तोड़ पसंद नहीं है। इसीलिए इतने तोड़फोड़ के बावजूद उसने उन छोटी छोटी टूटी हुई पार्टी जिसको तोड़ दिया गया था एनसीपी, कांग्रेस उद्धव के साथ रही, और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें ये जीत सके। संभावना वही है दोस्तों। महाराष्ट्र में महायुति कहीं से भी सफल नहीं दिख रही है। हाँ, जो मध्य प्रदेश के पैनल को इस्तेमाल किया गया बच्चों की योजनाओं को लेकर के, कन्या को, बालकों की कन्या, उसका कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा है कि वो सरकार की जो फिगर को बहुत बदलाव कर सके। इम्पैक्ट पड़ा है जो बच्चों के नाम की योजना बनाई गई है। ऐसे में पूरी तरह से महाराष्ट्र भाजपा के खाते में जाता नहीं दिख रहा है फिलहाल आज तक, और ऐसा कोई बड़ा बदलाव आएगा महाराष्ट्र में, ऐसा भी उम्मीद नहीं की जा सकती। जोड़ तोड़ एक अलग बात है, लेकिन ये तय है कि महाराष्ट्र में भी स्थितियां भाजपा के अनुकूल फिलहाल नहीं है। जो स्थिति जम्मू कश्मीर में बदली है वो महाराष्ट्र में नहीं बदली है। ऐसे में दोस्तों कहा जा सकता है कि हरियाणा तो कांग्रेस के खाते में जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर अनसर्टेन है, यहां कुछ भी हो सकता है। भाजपा थोड़ी सी ऊपर है जोड़ तोड़ की राजनीति के कारण, और यहां बिसात जो बिछी हुई है वो बिसात किसी भी कीमत पर
4 में से कम एक स्टेट भाजपा निकाल ले तो बड़ी बात नहीं है। झारखंड की बात आज हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं वो चुनाव में बंटने वाले टिकट और उसके बाद की परिस्थितियां बताएंगी क्या होगा, लेकिन मोटे तौर पर स्थिति लगभग ऐसी ही दिखने वाली है। दोस्तों आज का मुझे ये जो विश्लेषण था आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहें। मैं एक बार फिर आपका दिल से आभारी हूँ। पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने बहुत सारा प्यार हमें दिया है, बहुत सारे हमारे आपके अपने इस यूट्यूब के इस प्रोग्राम को बहुत प्रशंसा की है। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, हम उनका जवाब नहीं दे पाए हैं, जल्दी ही हम देंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों का ऐसा प्यार आगे भी हमें मिलता रहेगा। दोस्तों मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर इसी वक्त आपके पास फिर मैं मिलूंगा नए विश्लेषण को लेकर के। नमस्कार।